प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जितने विद्यार्थी 27 फरवरी को गणित का पेपर देने वाले हैं उनके लिए गणित का एक वायरल पेपर लेकर के आ चुका हूं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस पूरे वायरल पेपर का फुल सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूं। तो जो ही बच्चे 27 फरवरी को गणित का पेपर देने वाले हैं वो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। आइए बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और एक बात बच्चों, मैं आप सभी को दावे के साथ बोल सकता हूं कि जो भी बच्चा ईमानदारी से इस पूरे वायरल पेपर का सलूशन अंत तक देख लेता है तो 27 फरवरी के पेपर में 70 में 70 स्कोर कर सकता है। इस बात की पूरी गारंटी है। और बच्चों, यही कोड आप सभी को पेपर में छपने वाला है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इस बात की भी पूरी गारंटी है। तो बच्चों, जैसे ही पेपर आप सभी को पेपर मिलेगा परीक्षा में, सबसे पहले अपने यहाँ पे अनुक्रमांक लिख देना, उसके बाद यहाँ पे अपना नाम लिख देना। इतना करने के बाद बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को 822 ईबी वाले कोड का फुल सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूं। और यही पेपर हर जगह वायरल है, ठीक ना। समय मिलेगा बच्चों 3 घंटे 15 मिनट। और यहाँ पे एक नोट लिखा गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यहाँ पे देख सकते हैं, पहला निर्देश में क्या बताया जा रहा है कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। बच्चों, एक भी क्वेश्चन आप सभी को छोड़ना नहीं है। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है। खंड अ में 20 बहुविकल्पी दिए गए हैं जिनको हल करना है ओएमआर आंसर शीट पर। और बच्चों, ओएमआर आंसर शीट को भरने के लिए आपको ब्लू पेन या ब्लैक पेन का जरूरत पड़ेगा। इस प्रकार का पेन को यूज करना है, ठीक ना। आगे समझ लेते हैं बच्चों कि ओएमआर आंसर शीट को भरते समय किसी प्रकार का इरेजर या व्हाइटनर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। और जो खंड ब रहने वाला है वो 50 नंबर का रहने वाला है, ये मैं आप सभी को कई बार बता रखा हूँ, ठीक ना। तो ये बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले बच्चों, खंड अ के सारे प्रश्नों को बारीकी से समझते हैं। एक एक क्वेश्चन का बारीकी से सलूशन देखेंगे। और जो ही बच्चा, ईमानदारी से बता रहा हूं बच्चों कि जो भी बच्चा इस पूरे वायरल पेपर का सलूशन अंत तक देख लेता है तो 70 में 70 छाप करके आएगा, जैसे आप हिंदी में छाप करके आए हो, ठीक ना। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। सह अभाज्य संख्या का युग्म है, आपको बताना है। तो सबसे पहले सब बच्चों समझो कि सह अभाज्य संख्या क्या होता है। सबसे पहले बच्चों ये समझो कि सह अभाज्य संख्या होती क्या है, ठीक ना। ठीक है, सह अभाज्य संख्या होती क्या, किसे कहते हैं। जिन बच्चों को ये समझ में आ जाएगा ना, उनको क्वेश्चन में कोई दिक्कत ही नहीं होगा। तो सह संख्या उसको बोलते हैं बच्चों जिनका मस HCF क्या होगा, 1 होगा। जिनका मस कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब बच्चों, अब ऑप्शन की तरफ देखते हैं। यहाँ पे देखो 18 और 25 का मसा निकालो। 18 और 25 का मसा निकालेंगे 1 होगा। लेकिन 5 15 का मसा निकालो 5 होगा। 7 और 21 का मसा निकालोगे 7 होगा। और 31 और 93 का मसा निकालोगे तो 31 होगा। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 18 और 25। क्यों बच्चों, 18 और 25 का मत से क्या हो जाएगा, 1 निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों को आइडिया बताने का जो अच्छा लगा है, आप लोग वीडियो को एक बार लाइक कर देना, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। आइए बच्चों, अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि 144 के अभाज्य गुणनखंडन में अभाज्य गुणनखंड की संख्या, अभाज्य गुणनखंड की घातों की योग बताना है। सबसे पहले बच्चों क्या करना है, यहाँ पे आप सभी को 144 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। क्या करना है, सबसे पहले आप सभी को 144 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अब बच्चा, आप सभी को पता होगा कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। इसी प्रकार से ये 2 से कटाओगे 72 बार में कट जाएगा। फिर 2 से कटाओगे 36 बार में कट जाएगा। 2 से कटाओगे 18 बार में कट जाएगा। फिर यहाँ पे 2 से कटाओगे 9 बार में कट जाएगा। फिर यहाँ पे 3 से कटाओगे 3 बार में कट जाएगा। और यहाँ पे देखो फिर 3 से कटाओगे 1 बार में कट जाएगा। तो बच्चों, हम यहाँ पे 144 को लिखने का तरीका हम यहाँ पे ये लिखेंगे, 144 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, इस प्रकार से लिख देना है। अब बच्चों क्या कर रहा है कि घातों की संख्या, अब यहाँ पे 2 का घात क्या है, 1 2 3 4, तो 2 का घात 4 हो गया। और गुणे 3 का घात कितना है, 2। अब दो घात की संख्या का योग बताना है। घात की संख्या का योग तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और प्लस 2, क्या हो जाएगा बच्चा, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप सभी को ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलो आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि m के किस मान के लिए समीकरण युग्म x माइनस 2y बराबर 3 और 3x प्लस my बराबर 1 का एक अद्वितीय हल होगा। तो बच्चों समझो, अद्वितीय हल प्राप्त करने का जो फार्मूला होता है ना, यहाँ पे देखो एक मैं तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले समझो, यहाँ पे जो भी आपका इक्वेशन दिया है सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। x माइनस 2y बराबर 3, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। इसी प्रकार से हमारा इक्वेशन दिया है 3x प्लस में my बराबर 1, इसको आप इक्वेशन सेकंड मान लो, ठीक ना। अब बच्चों, एक द्विघात समीकरण का, सॉरी यहाँ पे रैखिक समीकरण का फार्मूला क्या होता है,
स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ये होता है एक्स प्लस बी वाई बराबर सी होता है। इसी से हम तुलना करेंगे, क्या करेंगे, इसी से तुलना करेंगे। अब पहला इक्वेशन के लिए a1x b1y प्लस c1 से तुलना करेंगे और दूसरा के लिए a2x प्लस b2y प्लस c2 से तुलना करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखो, बच्चों यहाँ पे देखो, ध्यान से समझिएगा। a1 का मान क्या आ जाएगा 1, फिर यहाँ पे देखो b1 का मान क्या आ जाएगा -2 और c1 का मान क्या आ जाएगा 3। देखो ये देखो x का गुणांक क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो एक यहाँ पे रख लो, ठीक ना। इसी प्रकार से y का गुणांक b1 होता है और c यहाँ पे अक्षर पद होता है। इसी प्रकार से करना है क्या आप सभी को, a2 का मान निकालो, इस वाले से ये 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो b2 का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा m हो जाएगा और इसी प्रकार से c2 का जब मान निकालोगे तो 1 हो जाएगा। अब बच्चों देखो क्या करना है, अद्वितीय हल प्राप्त करना है। तो अद्वितीय हल प्राप्त करने का जो फार्मूला होता है वो होता है a1/a2। क्या होता है a1/a2 बराबर b1/b2, ठीक ना, b1/b2 और बराबर यहाँ पे कर सकते हो c1/c2, उसको छोड़ दो, ठीक ना। अब देखो अद्वितीय हल प्राप्त करना है तो देखो a1/a2 का मान क्या है 1/3 बराबर b1 का मान क्या है -2 बटा में b2 का मान क्या है m, ठीक ना। अब बच्चों क्या करेंगे, अब इससे हम क्या करेंगे m गुणे 1 कर लेंगे और बराबर क्या हो जाएगा -2 गुणे 3 कर लेंगे, ठीक ना। इसी प्रकार से आप सभी को 3 गुणा कर लेंगे तो m बराबर क्या आ जाएगा, m बराबर आ जाएगा -6, m बराबर क्या आ जाएगा -6 और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप सभी को बोर्ड के पेपर में हल करना होगा, पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर ना कटेगा। ओके चलो आगे देख लेते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 18 और x माइनस 2y इक्वल टू 2। इसका हल बताना है, यानी कि x और y का मान बताना है। तो इस वाले क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो सबसे पहले लिखते हैं 2x प्लस 3y बराबर 18 दिया है। इसी प्रकार से x माइनस 2y बराबर में 2 दिया है। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको आप इक्वेशन सेकंड मान लो, ठीक ना। अब बच्चों करें क्या, हम समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे और इसमें से घटा देंगे, ठीक ना। इसमें लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, अब गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा 2x माइनस ये क्या हो जाएगा 4y बराबर ये 4 हो जाएगा, ठीक ना। ये इसको मान लो आप इक्वेशन थर्ड। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटा देंगे, ठीक ना। समीकरण क्या लिखा है 2x प्लस 3y बराबर 18 और यहाँ पे देखो 2x माइनस 4y बराबर 4। अब घटा दो भाई, घटा दो, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये तो भैया आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा 7y बराबर ये हो जाएगा 14। तो y बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, y बराबर 2 हो जाएगा, 7 गुना 14 होता है, कटा सकते हो। अब देखो y का मान देखो किसी भी क्वेश्चन में रखो, y का मान इसमें रख दो समीकरण 2 में, तो y का मान समीकरण 2 में रखोगे तो x माइनस 2 गुणे 2 बराबर 2। तो x का मान क्या हो जाएगा, x का मान देखो हो जाएगा 2 प्लस में ये 4 बराबर क्या हो जाएगा 6। तो बच्चों x का मान 6 और y का मान 2, देखो x का मान 6 और y का मान 2, x का मान 6 और y का मान 2 पहला ही ऑप्शन में दिख रहा है, पहला ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों हल करना है, तभी जाकर के टॉपर बनोगे, ठीक ना। चलो आगे देखते हैं, टॉपर का तरीका मैं आज बता रहा हूं भाई, ठीक ना। एक भी क्वेश्चन भाई छोड़ूंगा नहीं, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन पैसेंस बना करके रखना है, ठीक ना। इस बात को ध्यान में रखना, वीडियो को छोड़ करके भागोगे सपना साकार नहीं होगा, ठीक ना। बदुआ भी लग सकती है, ऐसा नहीं हो सकता भाई, मैं मजाक कर रहा हूं, ठीक ना। ज्यादा सीरियस मत लेना बातों को। चलो आगे बोल रहा है कि k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म x प्लस के वाई बराबर 1 और के एक्स प्लस वाई बराबर के स्क्वायर के अनेक हल होंगे। यहां भी देखो पांचवा का सेम से वही वाला क्वेश्चन है जो मैंने तीसरा में बताया था, x प्लस के वाई बराबर 1 और के एक्स प्लस वाई बराबर के स्क्वायर। अब देखो अनेक हल होने का जो कंडीशन होगा फिर वही लगाएंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 लगा लो भाई। तो यहाँ पे a1/a2 माने 1/k, ठीक ना। और यहाँ पे देखो ये k/1 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 गुणे 1 बराबर k गुणे k। तो क्या हो जाएगा 1 बराबर k स्क्वायर, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा k, यानी कि रूट भी निकालोगे दोनों पक्ष का तो एक ही होगा, यानी k का मान क्या हो जाएगा, आप प्लस माइनस 1 भी लिख सकते हो। देखो प्लस माइनस 1 यहाँ पे पहला सॉरी यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में दिया है, प्लस माइनस 1 लिख दोगे पूरा काम हो जाएगा, पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर ना कटेगा। अब चलो बच्चों अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया है ना, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन दिया है, बिल्कुल देसी भाषा में हल करते हैं इसको, ठीक ना। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे 6वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि 1/x² माइनस का 2 बराबर यहाँ पे 1/7 दिया है, इतना दिया है। अब हम करें क्या भैया, आपको x का मान निकालना है तो क्या करोगे 3 गुणा कर दो, ये हो जाएगा 7 गुणे 1 बराबर हो जाएगा x² माइनस का 2 गुणे 1, कोई दिक्कत ना। तो ये हो जाएगा 7 बराबर हो जाएगा x² माइनस का 2, तो ये हो जाएगा x² बराबर क्या हो जाएगा 7 + 2 हो जाएगा, 7 + 2, तो x² बराबर क्या हो जाएगा 9, तो
तो x बराबर क्या हो जाएगा, 9 का रूट निकाल लो, ठीक है। क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, +-3। क्या होगा, +-3। 3 मत लिखना खाली भैया, +-3 पे आ जाना। देखो टपक का आ जाना ऑप्शन नंबर तीसरा पे और मार देना धक्का, ठीक ना, पूरा सिस्टम हैंग कर देना। चलो आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान से समझिएगा कि व्यास AB के एक वृत्त का केंद्र 2-3 है तथा B का निर्देशांक 1,4 है, तो A का निर्देशांक बताना है। बच्चों देखो पूरा एकदम आराम से बताऊंगा, देखो ध्यान समझो। ये कोई सर्किल मान लो भाई, ठीक है, सर्किल का ये कोई पॉइंट मान लो O, मान लो कोई भी एक निर्देशांक मान लो O, ठीक ना। और यहाँ पे देखो एक व्यास दिया गया है इसका A, इसका मान लो, और यहाँ पे B मान लो। A का निर्देशांक तो बताना है, मान लो XY है, A का निर्देशांक मान लो, B का निर्देशांक दिया है, B का दिया है यहाँ 1,4 दिया है, और यहाँ पे जो केंद्र है ना, केंद्र का निर्देशांक दिया है 2,-3, ठीक है। तो बच्चों एक बात ये बताओ कि AB का मध्य बिंदु O है कि नहीं है, AB का मध्य बिंदु O है ना, तो AB का मध्य बिंदु जब O है ना, तो इस प्रकार से करते हैं। देखो देखो ये जो होगा x1 + y1, देखो x1 प्लस में y1 बटा में 2 होता है, ये आपका निर्देशांक जो होता है, जो भी आपका मान लो x, ठीक है। इस प्रकार से, इसी प्रकार से x1, ठीक ना, इसी प्रकार से x2 + y2 बटा में 2 होता है, ये होता है आपका y, ठीक है। इसी प्रकार से तो निकालते हैं। अब चलिए आइए, x1 इसको मान लो x1, इसको मान लो x2, इसको मान लो y1, इसको मान लो y2। अब यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 1 बटा में 2 बराबर ये हो जाएगा 2। तो यहाँ से x का मान निकालो भैया, x + 1 बराबर क्या हो जाएगा 4, तो x का मान क्या आ जाएगा 3। इतना तो सिंपल से समझ सकते हो। इसी प्रकार से करो, ये हो जाएगा y + 4 बटे का 2 बराबर क्या हो जाएगा -3। तो ये क्या हो जाएगा, y + 4 बराबर क्या हो जाएगा -3 × 6, और ये y बराबर क्या हो जाएगा -6, और ये -4 क्या हो जाएगा -10। अब देखो आपको बताना था निर्देशांक, यानी कि xy का मान क्या हो जाएगा, xy की जगह पे लिख सकते हो x के जगह पे 3 और -10, 3 - 10। देखो ऑप्शन में कोई दिख रहा है, 3 - 10 ऑप्शन नंबर चौथा में दिख रहा है, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक ना। अब चलो बच्चों अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, जरा ध्यान से समझिएगा, जरा ध्यान से संभल के चलिएगा बाबू, ठीक ना। क्वेश्चन दिया है 8वां नंबर कि 3x² - 12x + k बराबर 0 के मूल बराबर है, तो k का मान निकालिए। जब देखो जब भी किसी भी द्विघात समीकरण का मूल बराबर होगा, यहाँ पे देखो मैं लिख दे रहा हूं कि मूल बराबर होने पर मूल बराबर होने का जो कंडीशन होता है ना बच्चा, वो होता है d बराबर b² - 4ac, और इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसको इक्वेशन से कंपेयर कर दो, क्या होता है x² + में bx + में c बराबर 0। तो a का मान क्या हो जाएगा, a का मान हो जाएगा 3, b का मान हो जाएगा -12, और c का मान क्या हो जाएगा, c का मान हो जाएगा k, ठीक ना। k का वही मान आपको निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, b² - 4ac रखो, तो b² मतलब -12 का होल स्क्वायर -4 गुणे a माना 3 c माना k बराबर क्या हो जाएगा 0 रख दो। तो -12 का स्क्वायर माना 144 माइनस ये 12k बराबर 0। तो हम लिख सकते हैं 12k बराबर 144, ये कटा दो, 12 में कट जाएगा, तो k का मान क्या आ जाएगा, k का मान हो जाएगा 12, k का मान क्या हो जाएगा 12, यही आपका आंसर हो जाएगा। और k का मान देखो 12 यहाँ पे आ रहा है, छप चुका है। इसी प्रकार से बच्चों जा करके छाप देना, सिस्टम को हैंग कर देना, ठीक ना। चलिए आगे समझते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया है कि दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु अमाप आवश्यक रूप से समान न हो कहलाती है। दो आकृतियां, जैसे मान लो यहाँ पे देखो 9 का, ये 9 का, मैं यहाँ पे यहीं पे बता दूं क्या भाई, यहीं पे देखो 9 का, देखो क्या बोल रहे हैं कि दो आकृतियां, इस मान लो कोई भी एक त्रिभुज है, इनकी दोनों की आकृतियां क्या भैया, दोनों की आकृतियां क्या है, समान है, मतलब देखने में समान है, ठीक ना, देखने में समान है, लेकिन उसका अमाप है, अमाप आकृति है, मतलब उसका माप समान नहीं है। जैसे मान लो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो, इसको ई मान लो, इसको एफ मान लो, ठीक है। और इसे मान लो ये 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये देखो ये मान लो 20 है, ये 20 है, ये 20 है, इस प्रकार से दिया गया है समान, बल्कि ऐसा ही है, ठीक ना। तो इस प्रकार से त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे, इस प्रकार के त्रिभुज को बोलेंगे समरूप। क्या बोलेंगे भैया, समरूप त्रिभुज बोलेंगे, क्योंकि समान रूप का है, ठीक ना। समरूप बोलेंगे। बहुत सारे बच्चे समित बोलेंगे या सर्वांगसम बोलेंगे, भैया ना समित होगा ना सर्वांगसम होगा ना समान होगा, ठीक ना। समित क्या होगा, समित ये होगा जब दोनों की आकृति आपस में बिल्कुल एकदम बराबर हो और आपस में ऐसे ही जाकर के अगर ये आकर के इधर ओवरलैप कर देगा तब जाकर के समित होगा, ठीक ना। इस प्रकार से सर्वांगसम कब होगा, जब भुजा और कोण आपस में सभी जब बराबर हो जाएंगे ना, तो उसको सर्वांगसम बोला जाता है। आइए समझ में आगे होगा तो एक बार भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर के वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते हो, लाइक कर दो भाई, वीडियो को आप लोग लाइक कर दिया करो, ठीक ना। चलो
आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया बच्चा कि यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। यहाँ पे देखो 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि दो समरूप त्रिभुज है, ठीक ना। देखो इस प्रकार से त्रिभुज है, ठीक ना, समरूप त्रिभुज है, ठीक ना। अब करना क्या, इनकी भुजाओं का जो अनुपात दिया है, भुजा का अनुपात यहाँ पे देखो, भुजा का अनुपात दिया है, भुजा का अनुपात दे रखा है भाई, कितना दे रखा है, 3:5 का अनुपात दे रखा है। अब वो क्या करना है, क्षेत्रफल का अनुपात बताना भाई, क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो क्षेत्रफल का अनुपात कभी भी निकालोगे ना तो भुजा 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 भाई, भुजा भुजा दो, ठीक ना, भुजा बट्टा में भुजा का होल स्क्वायर, ठीक है, इस प्रकार से होगा। तो भाई भुजा का स्क्वायर कितना अनुपात, 3/5, इसका स्क्वायर कर दो, ये क्या हो जाएगा 9/25। तो अनुपात क्या हो जाएगा 9:25 हो जाएगा, 9:25 हो जाएगा। और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, यही इसका राइट आंसर होगा। बस खाली क्या करना बच्चों, आपको स्क्वायर कर देना, ठीक ना, स्क्वायर कर दोगे पूरा यहाँ पे आंसर निकल कर आ जाएगा, 9:25 निकल करके आ जाएगा। लेकिन अगर यही बच्चों अगर बोलेगा परिमाप का अनुपात कितना होगा, तो परिमाप के लिए भैया क्या करना होगा, परिमाप कभी नहीं बदलता है, ठीक ना, परिमाप कभी नहीं बदलेगा, परिमाप का सेम वही वाला आंसर होगा। चलो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है तो वह त्रिभुज कैसा होगा। एक त्रिभुज दिया गया जिसकी भुजा 3, 4, 5 दिया गया, तो वह त्रिभुज बताना है कैसा होगा त्रिभुज। जरा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ठीक ना, जरा आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखो एक कोई भी त्रिभुज है, ठीक ना, मैं यहाँ पे ड्रा कर दे रहा हूं, ठीक ना, इस प्रकार से। इसको मान लो 3, इसको मान लो 4, इसको मान लो 5। सबसे पहले इसका नामकरण कर दो भाई, ABC, इसमें B क्या है, समकोण है। तो अभी देखो बताओ, अब देखो इसको चेक करना पड़ेगा भाई, पाइथागोरस का प्रमेय लगाओ, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस का प्रमेय लगाइए और यहाँ पे सिद्ध करिए। ये क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा कितना दिया है, 5 दिया है, 5 का स्क्वायर, लंब कितना दिया है 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 25 प्लस बराबर ये हो जाएगा 16 प्लस 9। तो देखो ये 25 बराबर ये 25 आ गया। तो कहीं ना कहीं कहने का सेंस क्या है कि जो भी आपका त्रिभुज दिया गया कैसा होगा, समकोण त्रिभुज होगा भाई। ऑप्शन नंबर 5 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे ना समझ में आगे होगा तो भाई लाइक कर दो भाई, अभी बोल रहा हूँ लाइक कर दो। चलो आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया है कि दो समरूप त्रिभुजों की परिमाप क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करिए। ये क्वेश्चन कैसे होगा जरा ध्यान से देखिएगा। परिमाप का अनुपात दिया है, ठीक ना, परिमाप का अनुपात दिया है कितना 10। देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, परिमाप का अनुपात, परिमाप का अनुपात कितना दिया है 10:15 दिया है, ठीक ना, 10:15 का अनुपात में दिया है, ठीक ना। तो क्या करना है बच्चों, आपको सबसे पहले भुजा का अनुपात निकाल लो, भुजा का अनुपात भी निकालोगे ना सेम वही वाला होगा, 10/15 ही होगा। तो मैंने क्या बताया था, क्षेत्रफल का जब अनुपात निकालोगे तो बस खाली इसका क्या कर दो, क्षेत्रफल का अनुपात निकाला है ना, तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालोगे तो क्या कर दो भाई, इसका सेम वही वाला कर दो, आप कर देते स्क्वायर कर दो, 10/15 का होल स्क्वायर कर दो, तो क्या हो जाएगा 10 × 100 और ये हो जाएगा 225। और इसे कटा दो, 25 चौके 100 और 25 9 225, यानी कि 4/9, यानी कि अनुपात को क्या हो जाएगा 4/9, मैंने 4:9 का अनुपात में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलो अब अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, जरा ध्यान से समझिएगा कि यदि tan थीटा बराबर 8/15 तो कोसेक थीटा का मान निकालिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है भाई, ठीक ना, ठीक ना। यहाँ पे देखो tan थीटा का मान कितना दिया है, tan थीटा बराबर दिया है 8/15, 8/15। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे जानते हो क्या करो, यहाँ पे देखो इस प्रकार से मैं एक टेबल बना दे रहा हूँ, ट्रेंगल ही बना दे रहा हूँ। tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। तो लंब दिया है 8 और आधार दिया है 15, तो ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 17। आपको कोसेक थीटा का मान निकालना है, क्या करना है, कोसेक थीटा का मान निकालना है। तो लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, तो कर्ण बटा में क्या हो जाएगा लंब, कर्ण बटा में लंब हो जाएगा, ये कोसेक थीटा का वैल्यू होता है। तो कर्ण हमारा 17 और यहाँ पे देखो लंब का मान कितना दिया है 8, 17/8 हो जाएगा, 17/8 ऑप्शन नंबर पहला में दिया है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक ना। इसी प्रकार सॉल्व करना होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान निकालिए, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई,
बोल रहा है कि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 है, तो थीटा का मान निकालिए। तो बच्चों जानते हो क्या करो, यहाँ पे हम लिख सकते हैं cos 3 थीटा बराबर 1/2 कर सकते हैं कि नहीं? कितने बच्चे इससे सहमत है? कर सकते हैं ना? कर सकते हैं बिल्कुल। तो बच्चों यहाँ पे ये बताओ cos 3 थीटा, इसको cos से कंपेयर कर दो। cos से कितने डिग्री का मान 60 होता है? 1/2 होता है। cos 60 अंश का मान होता है। यहाँ पे देखो 3 थीटा बराबर कंपेयर कर दोगे, cos खत्म हो जाएगा। 3 थीटा बराबर 60, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई? 60/3। तो क्या हो जाएगा? थीटा बराबर 20 डिग्री निकल कर क्या आ जाएगा? 20 डिग्री। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखो तीसरा में मैच कर रहा है, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक ना? बिल्कुल राइट आंसर है, कोई भी संदेह की बात नहीं है, ठीक ना? अब चलो अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या पूछा जा रहा है कि यदि एक समान त्रिज्या आर के दो अर्धगोलों को उनके आधारों से जोड़ा जाता है तो इस नए बने ठोस का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? सबसे पहले बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो अर्धगोला है, क्या भैया? दो अर्धगोला है, ठीक ना? इस प्रकार से दो मैंने अर्धगोला बना लिया, ठीक ना? अब देखो बोल रहा है कि दो आर है, इसका रेडियस क्या है भैया? आर है। त्रिज्या क्या है भैया? आर है। इसका आर है। दो अर्धगोले का जो त्रिज्या क्या है? आर है। दोनों का आर ही है, ठीक ना? अब ध्यान से समझिएगा, ठीक ना? पूरा बेहतरीन से समझाऊंगा। अच्छा ये बताओ भैया कि अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ होता है, इसका अगर हम वक्र पृष्ठ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2πr²। इसका क्या हो जाएगा बच्चा? इसका भी 2πr² हो जाएगा। अब बोला है कि दोनों आधारों को आपस में जोड़ दो, तो जब जोड़ दोगे तो भैया एक क्या बन जाएगा? गोला बन जाएगा। और गोला का क्या होता है वक्र पृष्ठ? ये होता है 4πr²। लेकिन अगर आपको डाउट है कैसे होगा तो यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला, 2πr² इसको और 2πr² इसको, दोनों को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? 4πr² निकल करके आ जाएगा। और देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला में मैच कर रहा है बाबू, ठीक ना? इसी प्रकार से छाप देना, जा करके एकदम सिस्टम हैंग कर देना, ठीक ना? चलिए आगे समझते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया है? अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया बाबू, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? माध्य, माध्यिका, बहुलक या मानक विचलन। तो बच्चों केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या नहीं होगा? इसमें मानक विचलन बिल्कुल भी नहीं होगा। मानक विचलन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होती है, ठीक ना? इस प्रकार से याद रखना है। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि 1 से लेकर के 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा? ठीक ना? 1 से लेकर के 9 तक समांतर माध्य निकालना है, ठीक ना? अब देखो मैं आपको बता दे रहा हूं समांतर माध्य, ठीक ना? समांतर माध्य कहां से कहां तक? 1 से लेकर के 9 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 9 और बटा में क्या कर दो भैया? 9 से भाग कर दो। समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। अब यहाँ पे जब जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा पूरा। अगर जोड़ दोगे ना तो देखो 3 3 6 6 4 10 10 5 15 और 15 6 क्या हो जाएगा? 21 21 7 28 28 8 क्या हो जाएगा? 28 8 हो जाएगा बाबू, 8 8 16 36 और 36 9 45 45 बटा में 9 यानी कि 5। अब इसका फार्मूला पे बता दे रहा हूँ। समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है? समांतर माध्य का फार्मूला होता है बाबू, ये होता है n/2। क्या होता है? n + 1/2, ठीक ना? n + 1 माने 9 तक बता रहे हैं तो 9 + 1 बटा में 2 तो क्या हो जाएगा? 10 बटा में 2 क्या हो जाएगा? 5। क्या हो जाएगा? 5। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला में मैच कर रहा है, ठीक ना? ऑप्शन नंबर पहला क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलो आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि यदि किसी बारंबारता बंटन की माध्यिका 16 और माध्य 15 है तो उसका बहुलक क्या होगा? बहुलक पूछा जा रहा है। आइए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फार्मूला ही लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। बहुलक बराबर क्या करोगे? बहुलक बराबर होता है बच्चों 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य होता है। ये एक फार्मूला होता है, इसको भैया रट जाओ क्योंकि पेपर में पक्का पूछा जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, पक्का पूछा जाएगा ये क्वेश्चन को, ठीक ना? चलिए अब देखो बहुलक निकालना है तो हम यहाँ लिख देंगे बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका दिया है ना, माध्यिका दिया है 16 माइनस, अब देखो माध्य कितना दिया भाई? माध्य दिया है 15 तो 2 गुणे 15 ठीक हो जाएगा 16 थी 48 माइनस 15 दूना 30। अब 48 में से 30 घटा दो क्या हो जाएगा? 8 और ये हो जाएगा 18। 18 आंसर इसका राइट आंसर होगा 18। देखो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका निकालिए।
तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका क्या होता है भैया, ये होता है फार्मूला पे मैं बता दे रहा हूं, लिख दे रहा हूं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका का सूत्र क्या होता है भाई, n+1/2। क्या होता है n+1/2। तो क्या हो जाएगा, क्या ये n का मान क्या दिया है भाई, 10 दिया है। तो क्या हो जाएगा, माध्यिका m का मान क्या हो जाएगा, n+1/2 माने 10 + 1/2 क्या हो जाएगा, 11/2 माने क्या हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा बच्चा, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है। बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को खंड ब का सॉल्यूशन बताऊंगा। खंड ब का तैयार रहिएगा, बिल्कुल एकदम कमान कसकर तैयार रखिएगा। खंड ब का सॉल्यूशन आप सभी को शाम को अपलोड कर दिया जाएगा, उसके लिए परेशान मत होना। यहां से लेकर स्टार्ट करूंगा और अंत तक सारे क्वेश्चन बताऊंगा, अथवा हो या कथवा हो, कुछ भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा भैया। एक भी क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा नहीं, पूरा क्वेश्चन बताऊंगा। पहले क्वेश्चन को देख लो, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। इसको तैयार करना हो तो कर लो, नहीं तो पूरा सोल्यूशन के साथ बता दूंगा, उसके लिए परेशान मत होना। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।